नेक्स्ट वीडियो है बेटा क्रेडिट टर्नओवर रेशो और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। क्रेडिट टर्नओवर रेशो जो है वो नेट क्रेडिट परचेज जो होती है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब डेटर्स की बात आती है तो हम सेल की तरफ बढ़ते हैं और जब क्रेडिट की बात आती है तो हम परचेज की जाते हैं। लेकिन नेट परचेज जो है वो कौन सी होनी चाहिए, आपकी क्रेडिट वाली होनी चाहिए। और इसी तरीके से एवरेज क्रेडिट डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट होते हैं या ट्रेड पेबल्स होते हैं। उसी तरीके से ट्रेड पेबल्स अगर दे रखा है तो उसमें बीपी और क्रेडिटर्स होते हैं। नेट जो परचेज है वो उसी तरीके से नेट सेल की तरह ही, तो टोटल जो परचेज उसमें से रिटर्न कर और जो कैश परचेज होगी उसको माइनस कर। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में डेज नहीं दे रखे कितने पर है 365 3 वो अगले में होगा। अगर आपके पास क्रेडिट परचेज अवेलेबल नहीं है तो आप टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज मान लेंगे। वही पॉइंट्स हैं सारे। इसी तरीके से एवरेज कलेक्शन पीरियड में वही चीज़ें हैं कि 365 है तो 360 भी ले सकते हैं, 12 डेज भी मंथ भी ले सकते हैं। उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन 35 पर। इलस्ट्रेशन 35 में वो कहता है टोटल परचेज आपको है, कैश परचेज है, परचेज रिटर्न है, क्रेडिटर्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द सेल इज़ 20%, अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 90। ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया सेल पर 20% और वो है भी 90, तो इससे आप सेल निकाल लेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए बेटा। स्टॉक टर्नओवर 6 गुना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 12,000 है। अब ओपनिंग स्टॉक को दिया हुआ है और वो दिया हुआ है तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे बी पॉइंट से, ठीक है। तीसरा वो कहता है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स आर 60 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर आर 75। ओपनिंग और क्लोजिंग आपको 75। अब आपके ओपनिंग कितने हैं आप लेट कर लीजिए, ओपनिंग एक्स हैं तो क्लोजिंग कितने हैं। इसमें हाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और भी दी हुई थी बेटा ये इससे पहले कि 6 गुना है। ओपनिंग स्टॉक इज़ 12,000 लेस देन इन कंपेयर टू क्लोजिंग स्टॉक। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर आपका ओपनिंग क्लोजिंग से लेस है तो आप इस इक्वेशन बनाकर इसको सोल्व करिए। तो कैसे करेंगे आप, तो इस तरीके से करेंगे। ओपनिंग स्टॉक जो है वो एक्स है, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 12,000, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्स प्लस 12,000 बटे में 2 गुना बराबर है 60,000। 60,000 आता है ना एवरेज स्टॉक, तो वहाँ से आप एक्स की वैल्यू मीन ओपनिंग स्टॉक निकल जाएगा, उसी से आपका क्लोजिंग निकल जाएगा। फिर आपकी क्रेडिट परचेज की बात आती है तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसमें आप क्लोजिंग और ऐड करके ओपनिंग माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा। फिर क्रेडिट टर्नओवर रेशो जो है वो क्या निकालेंगे, नेट परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिट करके, तो वहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी जो भी डिस्कस आपने डिटेल रेशो में करंट रेशो में किया था वही सारी आपकी आइटम्स यहाँ आएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपको ना दिया हो तो आप सेल से भी काम चला सकते हैं। अब 37 इलस्ट्रेशन में देखो सीओजी दिया हुआ है आपको, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी, सिंपल सा है। असेट टर्नओवर रेशो आपको निकालना है, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है असेट टर्नओवर का, नेट सेल डिवाइड बाय टोटल असेट्स कर सकते हैं। अगर नेट सेल नहीं दे रखी तो आप सीओजी को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशो में क्या करेंगे, नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है डिवाइड बाय फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगे। करंट असेट टर्नओवर क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय करंट असेट्स होती हैं। नेट असेट टर्नओवर रेशो क्या होता है, नेट सेल अपॉन नेट असेट्स होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होती है वन ऑफ दीज और टू अवेलेबल इन द क्वेश्चन। जो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी हुई है तो आप सेल से भी काम चला सकते हैं। अगर आपको सेल दे रखी है तो आप सेल का इस्तेमाल करिए, अगर सेल नहीं दे रखी कॉस्ट ऑफ गुड का करिए। कॉस्ट ऑफ गुड नहीं दे रखी है तो सेल दे रखी है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको दिया होगा क्वेश्चन में इस तरीके से। अब 38th इलस्ट्रेशन पर चलिए, उसमें वो क्या कहता है कि आपकी एक बैलेंस शीट दी हुई है मैन्युफैक्चरिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल्स वगैरह हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं आपकी। टोटल असेट्स टर्नओवर रेशो निकालना है। अब सबसे पहले तो टोटल असेट निकालिए। टोटल असेट्स कितने की है, 6.5 लाख की हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6.5 लाख की होगी। फिक्स्ड असेट्स कितनी की हैं वो भी आपको दे रखा है, फिक्स्ड असेट्स हैं आपकी 4.5 लाख की, ठीक है। अच्छा करंट असेट्स कितनी हैं वो आपको दे रखा है, वैसे तो टोटल कर लीजिए, नहीं तो आप जोड़ भी सकते हैं, इन्वेंट्री को जोड़ लीजिए, ट्रेड रिसीवेबल्स को, कैश को जोड़ लीजिए, ये आपकी 2 लाख की। वर्किंग कैपिटल आपकी यहाँ से निकल आएगी। उसके बाद नेट असेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, जो आपकी शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म्स जो भी आपके फंड्स वगैरह हैं, डेटर्स हैं, उनको आप जोड़ लीजिए, वो करीबन 6 लाख के हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फॉर्मूले वाइज निकालते जाइए। सबसे पहले इसने टोटल असेट पूछा है जो कि फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल अपॉन
सेल्स अपॉन टोटल असेट्स होता है। फिर इसने पूछा फिक्स्ड अपॉन नॉन करंट, फिक्स सेल अपॉन फिक्स्ड असेट्स हो जाता है। फिर करंट असेट्स में सेल्स अपॉन करंट असेट्स हो जाता है। फिर वर्किंग कैपिटल में सेल्स अपॉन वर्किंग हो जाता है। नेट असेट टर्नओवर में सेल्स अपॉन नेट असेट्स हो जाता है। मीन सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आप शुरू में ही बैलेंस शीट को ठीक ठाक बना लेते हैं और ठीक ठाक उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके लिक्विडिटी रेशो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो जिसे कहा जाता है, जैसे कि करंट रेशो हैं या आपके लिक्विड रेशोज़ हैं, असेट टर्नओवर रेशो हैं, ये इस एसिड टेस्ट रेशो हैं, ये सारे आपके आते हैं। तो सबसे पहले आज हम करेंगे करंट असेट्स रेशो। ठीक है, एक सेकेंड, इसको करने से पहले चलो कंटिन्यू करते हैं। करंट असेट्स रेशो क्या होता है? करंट असेट रेशो होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब करंट असेट्स आपको सबको पता है क्या क्या होती हैं, ना भी पता हो तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, आप इससे देख सकते हैं, और करंट लायबिलिटीज़ की भी पूरी लिस्ट दी हुई है। तो मेरे ख्याल से इस रेशो को तो एटलीस्ट कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमें नहीं पता या नहीं आता, क्योंकि ये रेशो तो हर जगह यूज़ होता है। करंट असेट्स में आपको दी हुई हैं, जैसे 39th इलस्ट्रेशन में लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, आप इजीली निकाल सकते हो। 40 क्वेश्चन में भी आपका उसी तरीके से करंट असेट्स हैं, उनको आप एक तरफ बना लीजिए लिस्ट, और करंट लायबिलिटीज़ एक तरफ बना लीजिए और फिर उसको कर दीजिए। जो आपका करंट रेशो है 2:1 में जो है आइडल माना जाता है, ये आपको बिल्कुल पिछले पेज पर लिखकर भी दिया हुआ है कि जो करंट रेशो है वो आपका आइडल रेशो 2:1 की फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। जब 2:1 की फॉर्म में आता है तभी आप इसको क्या मानते हैं, एक आइडल रेशो मानते हैं। इसी तरीके से आपका एक फार्मूला होता है लिक्विड रेशो का। लिक्विड रेशो में आपका क्या होता है, जो आपका फार्मूला बनता है, इसमें बनता है लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स में आप कुछ नहीं करते हैं, तो आपका सिर्फ इसमें क्या माना जाता है, जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उसमें से आप सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देते हैं और कुछ भी माइनस नहीं होता। इसमें जो आपका आइडल रेशो माना जाता है वो आपका 1:1 की फॉर्म में माना जाता है। मीन 1:1 में अगर आता है तो उसको अच्छा माना जाएगा। ठीक है, जो कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन वगैरह में नहीं डिस्कस किया हुआ, तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उसी को आप एज अ लिक्विड लायबिलिटीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। 41 इलस्ट्रेशन में भी आपको इसी तरीके से करना है। पहले आपको करंट असेट्स की लिस्ट बना लेनी है, फिर आपको करंट लायबिलिटीज़ की लिस्ट बना लेनी है, फिर उसके बाद आपने जितनी भी आपकी लिक्विड असेट्स हैं, लिक्विड असेट्स में आपने क्या करना है, जो आपकी इन्वेंट्री है या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देना, करंट असेट्स रेशो निकाल दो, लिक्विड निकाल दो। फिर उसके बाद एक आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड क्या होता है, जिसमें कि आइडल जो होता है माना जाता है 0.5:1 में। ठीक है, इसमें आपका क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। कैश आता है, कैश बैंक में हो, हैंड में हो, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो। ठीक है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और लिक्विड असेट्स में आती हैं आपकी जितनी भी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आता है। फिर उसके बाद एक कैश रेशियो होता है। कैश में सिर्फ कैश के इक्विवेलेंट आती हैं, मीन जितना भी आपका कैश होता है, कैश इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, कैश बैंक में है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी हम कैश इन हैंड मानकर चलते हैं। कैश पोजीशन रेशियो क्या होता है, जो कि आपकी फाइनेंशियल असेट डिवाइड बाय करंट असेट्स होती है। फाइनेंशियल असेट्स मीन जो भी आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। उसके बाद एक डिफेंसिव इंटरवल रेशो माना जाता है। डिफेंसिव मतलब प्रोटेक्शन, जो डेली कैश रिक्वायरमेंट्स होती है उसको बोला जाता है, जिसमें कि लिक्विड असेट्स रिक्वायर्ड बाय जो आपका डेली रिक्वायरमेंट होती है या एस्टिमेटेड जो भी आपका डेली की कैश रिक्वायरमेंट है उसको लिया जाता है। तो अगर आप इनको निकालना चाहते हैं और इनकी आप निकालते हैं तो ये आपकी डिफेंसिव इंटरवल रेशियोज़ के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद आपकी आती है इलस्ट्रेशन नंबर 42। इलस्ट्रेशन नंबर 42 बड़े ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं। आपको कैश रेशो, एब्सोल्यूट रेशो और लिक्विड और करंट रेशो निकालना है। 4 रेशो आपके पास सारी बैलेंस शीट में टोटल चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले कैश रेशो लीजिए। कैश रेशो जो होता है कैश अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है। कैश सिर्फ इसमें 5,000 का दिया हुआ है, आप 5,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ आपकी 90,000 की हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड में आपकी एब्सोल्यूट लिक्विड कितनी है, 30,000 की हैं, जो बैंक और उसमें भी आ जाती हैं। 25 वो हैं और 5 वो हैं। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में कितनी आती हैं आपकी, लिक्विड में 50 और 70, 50, 5, 1 लाख हो गई। और करंट असेट्स कितनी आ जाती हैं, 1,20,000 की आ जाती हैं। तो उस बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ये था बेटा आपका लिक्विड रेशो। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके काफ़ी अच्छी तरह से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।